10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 की हिंदी का पेपर आपके 12 मार्च 2024 को हो चुका है और उम्मीद करता हूं आपका जो पेपर है वो काफ़ी आपके अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न इसमें पूछे गए थे। अगर आपने जो मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किए थे मिशन सिक्योरिटी 100 वाले, अगर आपने वो वीडियो भी देखे तो आपके जो बहुत ही अच्छे नंबर इसमें आएंगे, क्योंकि इस पेपर में जो क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही लगभग जो एवरेज लेवल इसमें पूछा गया था, न तो ज़्यादा कठिन थे नहीं ज़्यादा सरल थे। तो हम इस वीडियो में आपकी जो पूरी आंसर की देखने वाले सभी पेपर के जो प्रश्न हैं वो हम इसमें सोल्व करेंगे, पूरा पेपर को सोल्व करेंगे और आपकी जो 12 मार्च को जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपके 80 में से कितने नंबर आएंगे आप जो इस वीडियो में पूरा देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और सामाजिक का जो आपके पेपर होने वाला है 16 मार्च 2024 को, उसके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखा है। आपके कौन कौन से प्रश्न किस किस पार्ट से आएगा इसका वीडियो अपलोड कर रखा है पूरा, वो आप देख लेना। साथ ही आपके जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 आपके MCQ आएंगे सामाजिक में, वो कौन कौन से पार्ट से आएंगे वो सभी मैंने अपलोड कर रखे हैं। पूरा वीडियो 1 घंटे और 20 मिनट का वीडियो आप देख लेना, उसमें आपके 15 तो आपके MCQ तैयार हो जाएंगे, 7 रिक्त स्थान और 10 आपके वन लाइनर। 32 नंबर का मैटर आपको 1 घंटे और 20 मिनट की वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप जो 32 में से 30-31 नंबर आप जो आराम से उस वीडियो से प्राप्त कर लेंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आपका जो ये वीडियो है वो शुरू करते हैं और आपका हिंदी की जो आंसर की है इस वीडियो में देख लेते हैं। ये सामाजिक की भी आपको जो मिशन 100 वाली जो सिक्योरिटी की जो PDF है वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप सामाजिक का टेस्ट भी दे सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आइए अब आपके जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न था आपके इसमें प्रत्यय पूछा गया था, तो रसिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो रसिया शब्द में जो प्रत्यय है वो आपके ईया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय इसमें? ईया प्रत्यय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ब किया आपने तो 1 नंबर आपके कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको एक एक प्रश्न काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नंबर टोटल 80 में से आपके बन रहे हैं। ठीक है, आप ये कमेंट करके बताना है फिर लास्ट में। दूसरा प्रश्न आपकी कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये तो हमने वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया कि जब अ प्लस उ बनकर ये ए बनता है तो ये आपके गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये रमा प्लस ईस होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गुण संधि का रमा प्लस ईस हो जाएगा। विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है, मत्तेकी में आपके वर्धी संधि है और ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। उत्साह कविता के कवि कौन है? तो ये तो आपने जो उसमें भी दे रखा है मिशन सिक्योरिटी जो वाली किताब है कि इसका जो लेखक है वो आपको याद है वैसे तो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके लेखक हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा है वो कैसी है? तो इसकी भाषा जो है वो अवधी भाषा है। इसका उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। नेक्स्ट है गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके उद्धव पर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके उद्धव पर। सही उत्तर इसका उद्धव। आपने अगर उद्धव किया तो 1 नंबर आपके पक्का है। फिर आपके छठा प्रश्न है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके बिहार में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। नागार्जुन का जो जन्म है वो बिहार में हुआ था। कैप्टन किसका नाम था? तो कैप्टन चश्मे वाले का नाम था। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज जो व्यंग्य है उसके लेखक का नाम क्या? तो वो लेखक का नाम है यशपाल। क्या नाम है? यशपाल। ठीक है, तो आपने अगर ये उत्तर किया तो आपके एक पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाल गोविंद भगत की जो विधा है वो कैसी है? तो ये आपके रेखा चित्र हैं। क्या है ये? रेखा चित्र। इसका उत्तर आपके 1 नंबर मिल जाएगा। संस्कृति का परिणाम है, तो संस्कृति सभ्यता का परिणाम। इसका उत्तर हो जाएगा आपके सभ्यता। अगर आपने सभ्यता उत्तर किया तो 1 नंबर पक्का है। फिर हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक है? तो नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक होता है। ठीक है, कहते हैं नाक डुबो दी या नाक कटवा दी, वो जो इज्जत का है जो बात को जोड़कर कहा जाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है तो देहाती दुनिया मानी जाती है। माता का जो अंचल पाठ है वो इसी से लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके देहाती दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके रिक्त स्थान का है और रिक्त स्थान के आपके 6 आपके व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही शानदार व्याकरण की मैंने आपके सारे ये क्वेश्चन करवा रखे। आपने अगर वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपके 6 में से 6 नंबर आप जो पक्के होंगे। किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं? उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो इसमें नाम दे रखा भाव है तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके लास्ट ईयर भी आया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और एक ये जो उपसर्ग वाला है ये छठा क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम टू सेम। वे उपसर्ग जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहा जाता है। कितनी बार ये तो आपको जो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था और वैसे आपको ये पता भी होगा कि इसको विशेषण कहा जाता है। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक और सकर्मक कर्म के आधार पर 2 क्रिया होती हैं, तो एक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और वे अविकारी शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो ये तो हमने
समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसको हम अवयव अविकारी शब्द होते हैं, तो उसको हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के, देखो यहाँ पे आपके मॉडल पेपर में दे रखा था इसमें उपसर्ग वाला, और यहाँ पर आपको दे दिया प्रत्यय वाला। मैंने आपको जब ये मॉडल पेपर सोल्व करवाया था उस समय ये भी कहा था कि ये हो सकता है कि आपके जो उपसर्ग की जगह पे आपको वो प्रत्यय दे देंगे। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके यहाँ पे छपा है कि जो शब्द के अंत में या बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, नए अर्थ का बोध करवाते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर आपने अंत किया है तो भी सही है, बाद में किया है तो भी सही है, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। हिंदी में कितने उपसर्ग है, तो हिंदी में उपसर्ग वैसे तो 3 माने गए अपने हिंदी में, लेकिन अगर आपने 4 किया तो भी आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि कई किताबों में जो इसके हिंदी के जो उपसर्ग है वो 4 भी दे रखे हैं, और 3 लिखा है तो भी आपके उत्तर सही है, इसमें गलत नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर की जो कॉपी आपने देखा होगा उसमें हिंदी के जो उपसर्ग है वो 3 किए तो भी सही है और 4 किया तो भी सही है, आपको इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके अपठित गद्यांश पूछा गया था, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि अपठित गद्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। देखो गद्यांश आपने पढ़ लिया, फिर आपको मैं डायरेक्ट उत्तर बताता हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें समर्थ युवा लिख सकते हैं या फिर शक्तिशाली राष्ट्र के युवा लिख सकते हैं, राष्ट्र के शक्तिशाली युवा लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका जो उचित शीर्षक हो जाएगा। अब देखो सभी का उचित शीर्षक तो सभी बच्चे तो एक जैसा नहीं देंगे, सभी का उत्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिलता जुलता होगा तो आपके नंबर 1 नंबर से 1 नंबर आपके इसमें मिल जाएगा। वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो वर्तमान में ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय और ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप को अपनी शक्ति में वो विश्वास करते हो। अगर आपने ये वाली लाइन पूरी लिखी है तो आपको जो 1 नंबर है जो आराम से मिल जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 नंबर ये वाली लाइन से। तो तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है। तो ये देखो भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने आप को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। लाइन टू लाइन इसमें आपके उत्तर मिल रहे हैं। अगर आपने ये वाला लिखा है तो आपका 1 नंबर आपके कंप्लीट पक्का 1 नंबर मिलेगा आपको। चौथा है कि विवेकानंद के उपदेश का देय वाक्य क्या है, तो ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है। देय वाक्य क्या है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ये लाइन वैसे आपको अपने दैनिक जीवन में भी हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि अपने कोई भी अपन लक्ष्य तय करते हैं तो लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है, जैसे आपका लक्ष्य है कि बोर्ड परीक्षा को जो टॉप करना है, अच्छे अंक जो प्राप्त करना है, तो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको जो रुकना नहीं है, यानी कि उसके लिए आपको लगातार मेहनत करती रहनी है। तो ये आपके अभी तो 2 ही पेपर हुए, 4 पेपर और बाकी अभी तो उसके लिए आपको डटकर अभी मेहनत करनी है और आपको अच्छे नंबर है जो लाने हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो अच्छे से अच्छे नंबर है जो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको गणित, विज्ञान और आपके सामाजिक के और संस्कृत के जो बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पे पेपर्स के रूप में और वीडियो के रूप में करवाई जाएगी। तो इसका आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये वाली लाइन आप इसमें लिखेंगे तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा। लिख लिया होगा आपने तो इसका नंबर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभक्ति की भावना का आधार किससे माना गया है। राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसका आधार किसको माना गया है, तो इसका जो उत्तर है वो आपको इसी लाइन से आगे मिलेगा। देखो राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, कोरी भावना नहीं, उसका आधार क्या है, विवेक और प्रेम। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है विवेक और प्रेम। अगर आपने विवेक और प्रेम लिखा है तो भी सही है, और ये लाइन आपने पूरी छाप दी वहाँ पे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो विवेक और प्रेम लिखा है तो भी सही है, और लाइन टू लाइन आपने पूरा उठा के लिख लिया तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हिंदी का तो पेपर बहुत ही शानदार आए हैं, और आपके आने वाले पेपर भी बहुत ही इसी प्रकार से शानदार होंगे अगर आप जो निरंतर यहाँ पर जो तैयारी करेंगे तो। नेक्स्ट है आस्तिक शब्द का विपरीतार्थक गद्यांश में से छांट कर आपको लिखना है, और आस्तिक का यहाँ पे आया था नास्तिक। देखो ये आस्तिक का क्या थे, नास्तिक हो जाएगा। अगर आपने इसका उत्तर छठे में नास्तिक लिखा है, आस्तिक और नास्तिक को मिलाए हैं, तो आपका 1 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन के आंसर दिए तो आपके 6 में से 6 नंबर आपके पक्के होंगे, ठीक है, 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। और इस बार जो रिज़ल्ट बहुत ही शानदार रहेगा अगर इस पेपर को देखें तो, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत ही मीडियम लेवल, बिल्कुल ज़्यादा सरल भी नहीं तो ज़्यादा कठिन भी नहीं। एक जो सामान्य बच्चा है वो आराम से इसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़ करके अपनी पुस्तक में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। तो ये तो पद्यांश आप पढ़ लिया, मैं आपको सीधा इसका उत्तर बता देता हूँ। पहला इसका प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखना है, तो विजय या फिर जीत का संदेश इसमें बताया गया है, विजय या फिर जीत का संदेश इसमें दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता,
तो आदमी के मग में कौन नहीं टिक सकता, इसमें आया था ये कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो आदमी के मग में, तो विघ्न नहीं टिक सकता, इसमें आपको विघ्न बरतना था। ये वाली लाइन भी अगर आपने लिखी पूरी तो भी आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 1 नंबर आपको आराम से इसमें से मिल जाएगा। पत्थर कब पानी बन जाता है, पत्थर कब पानी बन जाता है, तो मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ये वाली लाइन आपको लिखनी थी इसमें और 1 नंबर आपका यहाँ से मिलेगा। तो इसका उत्तर आपके ये वो वाली दोनों लाइनों में छुपा हुआ है। रोशनी किससे नहीं मिलती, जो बत्ती नहीं जलाता उसको रोशनी नहीं मिलती। देखो बत्ती नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बस लाइन टू लाइन इसके उत्तर आपको गद्यांश पद्यांश में से लिख के आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। तो ये वाला लिखा है तो आपको 1 नंबर आपको आराम से मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पर्वत के पाँव कब उखड़ जाते हैं, पर्वत के पाँव कब उखड़ जाते हैं। तो देखो ये वाली जो लाइन है आपको यहाँ पे देखा है, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। तो जब मनुष्य जो खम ठोक के खेलता है तो पर्वत के पाँव भी क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। ये वाली लाइन अगर आपने छापी है वहाँ पे तो 1 नंबर पक्का मिलेगा आपको। नेक्स्ट है मेहंदी के बीच क्या छिपा है, तो मेहंदी के बीच में क्या छिपा है, मेहंदी में लाली जैसा हो, उनके बीच में उसका रंग लाली छिपी है, ठीक है, रंग छिपा है। तो इसमें आपने मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, तो ये वाली लाइन लिखनी थी और 1 आपके नंबर इसका पक्का हो गया। ऐसे आपके 6 नंबर इसके हो जाएंगे, 6 नंबर उसके गद्यांश के, 6 पद्यांश के, तो 12 नंबर तो आपके ये हो रहे हैं। अब हम आपके जो अतिरिक्त ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें आपकी ये था कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी। तो देखो शहनाई और डुमराव जो है एक दूसरे से, दोनों के लिए एक दूसरे के उपयोगी हैं, क्योंकि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शहनाई बनाने के लिए रीड का उपयोग करता है, ठीक है, और जो कि अंदर से बहुत ही पोली होती हैं और जिसकी मदद से ये जो शहनाई को जो बनाया जाता है। और रीड जो नरकट से बनाई जाती हैं, जो एक प्रकार की जो घास होती हैं। और डुमराव जो कि डुमराव में जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है, डुमराव जो कि बिहार में है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हालदार साहब ने जब नेताजी को पहली बार देखा, नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी। तो देखो जब ये जो हालदार साहब पहली बार कस्बे से गुजरे थे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जो संगमरमर का जो काला चश्मा है वो नहीं था, और चश्मे का जो काला चौड़ा फ्रेम है वो उनकी मूर्ति की आंखों पर लगा हुआ था। और ये देखकर जो हालदार साहब है उनको जो यह बात उनको बहुत ही खटकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चे को मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या भाव उमड़े, दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर समझाइए। तो इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं, इसमें आपने ये वाले पॉइंट बना के लिखे होंगे आपने ये कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान, ये वाले इसमें लिखेंगे कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान की सौंदर्य को कवि ने कुछ बिंबों के माध्यम से वर्णन किया है। बच्चे की मुस्कान निर्जीव में प्राणों का संचार कर सकती हैं। मुस्कान युक्त शिशु का गाल खिले हुए कमल के जैसे प्रतीत होता है, और मुस्कुराते शिशु का स्पर्श पत्थर दिल को भी द्रवित कर देने वाला होता है। मुस्कुराते शिशु के रोमांचकारी स्पर्श से कवि के बांस और बबूल जैसे नीरस और उदास हृदय से सेफलिक के पुष्पों जैसी कोमलता जर रही है। इस प्रकार से जो आपने इनमें से कोई सा भी पॉइंट बना के लिखा है तो आपको नंबर मिल। नेक्स्ट है उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। उत्साह कविता का जो मूल भाव है वो आपको बताना है। तो देखो ये प्रश्न आया था इसमें से कि उत्साह कविता का मूल भाव क्या है। तो उत्साह कविता में दिखाए गए बादल की क्रियाकलाप या फिर उत्साह कविता का मूल भाव लिखिए। यह मैं आपने करवा रखा है तो देख लिया होगा आपने ये कि गर्जना करता हुआ घनघोर घटाओं के साथ उड़ता हुआ काले घुंघराले बालों के समान बच्चों की कल्पना सा हृदय में बिजली की चमकती आशा और उम्मीद जगाता, निराश मन को नवजीवन देता, वज्र रूपी दुखों को जिपाता, व्याकुल बेचैन मन में विश्व के भीषण तप्त और गर्मी से संतप्त मनुष्य की आशा की किरण बन अज्ञात दिशा में से शीतल जल वर्षा के माध्यम से धरती को संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। संसार को नवजीवन और नवीन प्रेरणा प्रदान करने में सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसके माध्यम से जोश पौरुष और क्रांति का संदेश मिलता है और यह विभिन्न अर्थों की ओर संकेत करता है। पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने सुखकारी शक्ति के रूप में, उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष के रूप में, जल बरसाने वाले शक्ति रूप में और समान को नवजीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में ये वाला संदेश देता है। अगला प्रश्न है कि गंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई थी। लेखिका को क्या अनुभूति हुई।
तो देखो गंतोक वाले प्रश्न में आप ये लिख सकते हैं इसमें कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है, क्योंकि स्थानीय लोग बहुत मेहनती हैं। इस दुर्गम पर्वतस्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवासियों ने बड़ा संघर्ष किया और उन्हें असुविधाओं के बीच से वे भी अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त और अंदाज में बिताते हैं। ज़रा भी दीनहीनता और हीनता की भावना नहीं रखते हैं और गंतोक को कड़ी मेहनत से मनोरम बनाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की प्रतिक्रिया क्या हुई, माता के अंचल पहाड़ के आधार पर आपको बताना है। सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, माता के अंचल पहाड़ के आधार पर बताना है। तो सांप निकलने पर पानी फेंकते ही बच्चों की प्रतिक्रिया थी, बच्चे वहाँ से जो भाग निकले थे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो भागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका ये कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग करके उसका वर्णन करना है। तो बात को बड़ा चढ़ाकर कहना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो इसमें वाक्य में प्रयोग आप ये कर सकते हैं कि जैसे क्या होगा कि मैंने तो बस उससे थोड़ा सी बात कही थी, लेकिन उसने बात को जो नमक मिर्च लगाकर सभी को बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा इसमें लिख सकते हैं। स वाला खंड है, इसमें आपके गठित पठित गद्यांश आया है जो 4 नंबर के आए थे, वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम इसमें। आग के आविष्कार वाला जो है, इसमें पहला प्रश्न आपकी ये था कि आग के आविष्कार की में क्या प्रेरणा रही होगी। आग के आविष्कार में क्या प्रेरणा रही होगी, तो इसका पहली लाइन में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ये आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की एक प्रेरणा एक कारण रही होगी। इसमें आपको पेट की ज्वाला लिखना है। दूसरा प्रश्न ये है कि शरीर को सजाने की प्रवृत्ति किसके आविष्कार के कारण बनी। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी लाइन है। ये शरीर सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने और शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा है। तीसरा ये कि खुले आकाश के नीचे सोए व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती है। तो नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान रहता है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। इसका आगे का प्रश्न है कि वास्तव में यह संस्कृत मानव क्या नहीं कर सकता। तो वास्तव में जो पेट भरा और तन तका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत हैं जो निठल्ला नहीं बैठ सकता, जो निठल्ला नहीं बैठ सकता, इसका उत्तर आपको लिखना है। या फिर इसका अथवा वाला क्या, तो ये वाला देख लो। इसमें 4 लाइनें भी नहीं है, 3 लाइनें हैं और आपके 4 प्रश्न पूछे गए। कितना इससे आसान और क्या होगा इस पर आपके कि हड़ताल का आह्वान किस सिलसिले में किया गया था। तो हड़ताल का जो आह्वान है वो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिले में किया गया था। ठीक है, तो क्यों की गई थी हड़ताल, तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में हड़ताल की गई थी। नेक्स्ट है फिर आपके जो हड़ताल नहीं कर रहे थे उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। तो जो हड़ताल नहीं कर रहे थे, हड़ताल नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। ये दूसरी लाइन इसमें लिखनी। शाम को विद्यार्थी वर्ग कहाँ इकट्ठा हुए, तो ये इसमें लाइन दे रखा है, देखो ये कि शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का जो चौराहा है वहाँ पर इकट्ठा हुआ था। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थियों के इकट्ठा होने के बाद में क्या हुआ। तो विद्यार्थियों के इकट्ठे के बाद में और क्या हुआ, फिर भाषणबाजी हुई थी। बस ये आपको भाषणबाजी लिखना था इसमें, और 4 नंबर आपके ये कंप्लीट है। आपने ये क्या होता आराम से 4 में से 4 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये उदो तुम तो हो बड़े अति बड़भागी, इसमें प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सूरदास वाला जो पाठ है उसमें से दिया गया है ये। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा, तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहा है। फिर आपके दूसरा प्रश्न है कि उससे बड़भागी क्यों कहा गए, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा। तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा क्योंकि प्रेम बंधन में सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता है। उद्धव के प्रेमहीन होने पर इस व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा है, मतलब बड़भागी कहा है। अगला जो प्रश्न आपके ये है कि इसमें अगला प्रश्न ये है कि पुरीन पात से क्या अभिप्राय। पुरीन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन फिर भी जो जल उसके ऊपर नहीं लगता है, इसी प्रकार से पुरीन पात का मतलब हो जाएगा आपके कमल का पत्ता। तेल की गागरी पानी में डुबाने पर क्या होता है, तो पानी की एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं लगती है। ये 4 प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ चारों में से 4 के उत्तर आपने दिए होंगे। या फिर इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है, मधुप गुनगुना कर रहा कौन कहानी यह अपनी, तो ये आपने किए होंगे। तो पहला प्रश्न है कि मधुप गुनगुना कर क्या कर रहा है, तो पहली लाइन में इसका उत्तर है कि वह अपनी जो कहानी कह रहा है, अपनी कहानी कह रहा है। पत्तियाँ क्यों गिर रही हैं, तो पत्तियाँ मुरझाकर गिर रही हैं। तीसरा प्रश्न है कि अनंत नीलिमा में क्या छिपा है, तो असंख्य जो जीवन इतिहास छिपा हुआ है। अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास छिपा हुआ है।
व्यंग्य मलिन उपहास का मतलब क्या है? तो अपनी ही मजाक खुद उड़ाना, अपना मजाक अपने आप उड़ाना, ये व्यंग्य मलिन उपहास का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके हालदार साहब ने भावुक हैं इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पार के आधार पर उत्तर लिखिए। या फिर इसके अथवा में लिखना है लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? तो लखनवी अंदाज जो पार्ट है इसमें तो आप जो नवाबी शान या दिखावटी ज़िंदगी है, नवाबी सनक के उन पर जो दिखाव करते हैं उनके ऊपर जो कटाक्ष किया है। नेक्स्ट है फिर आपके ये कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता अट नहीं रही में वर्णित फागुन की मादकता का वर्णन कीजिए। तो अट नहीं रही कविता में फागुन की मादकता का जो आने वाली जो वसंत ऋतु उसका वर्णन किया गया है। और इसमें जो वसंत ऋतु है उसमें सुखदायक होती है, बादल जो छाए रहते हैं। उसी प्रकार से जो वसंत ऋतु हैं जो कि फागुन महीने में आती हैं, इसमें सर्दी की ठिठुरन और गलन के उपरांत वसंत जो मादक सौंदर्य अत्यंत आकर्षक होता है और ये जो ऋतु बहुत ही अच्छी होती हैं, इसको ऋतुराज भी कहा गया है। अगला प्रश्न है तुलसीदास और यशपाल के जीवन व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो 1532 में हुआ था। जन्मस्थान राजापुर गांव बांदा जिला उत्तर प्रदेश है। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और माता पिता का नाम फुलसी और आत्माराम दुबे था। और पालन पोषण इनकी दासी चुनिया या दासी मुनिया ने किया था। जन्म के समय अभुक्त मूल नक्षत्र था। बचपन का नाम राम बोला था। पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनकी जो भाषा है वो अवधी भाषा और ब्रज भाषा है। सगुण मार्गी राम भक्ति कवि हैं और दास्य भक्ति की थी इन्होंने। प्रमुख रचना कौन कौन सी? रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका, हनुमान बहु, राम लला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये इनकी कविता हैं। देवलोक गमन ये 1623 में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध है जो एक पंक्ति है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर, यानी कि त्याग जो किया था, शरीर त्याग किया था वो 1680 विक्रम संवत में किया था। तो लखनवी अंदाज के जो पाठ है उसके लेखक का नाम है यशपाल। इनका जो जन्म है वो 1903 में हुआ था। तो आइए इनका जो जीवन परिचय वो देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म पंजाब के शहर फिरोजपुर छावनी में हुआ था 1903 में। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में प्राप्त की थी। उनके पश्चात लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया था। वहाँ उनका जो परिचय वो भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी भक्तों से हुआ था। स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण वो जेल भी गए और 1976 में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख इनकी रचना है कहानी संग्रह में ज्ञानदान है, पिंजरे की उड़ान है, वाह दुलिया है, तुर्क का तूफान है, फूलों का कुर्ता है, ये सभी हैं। इनके द्वारा लिखित झूठा सच उपन्यास, भारत विभाजन की त्रासदी की मार्मिक दस्तावेज हैं। कुछ इसके इनके जो प्रमुख है जो इसमें उपन्यास हैं, जैसे दादा कामरेड हैं, पार्टी कामरेड है, मेरी ताकत मेरी बात है, ये सभी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिर आपको एक निबंध लिखना था, कन्या भ्रूण हत्या है, शिक्षा में मोबाइल की उपयोगिता है, और फिर है आपके ये बढ़ता ध्वनि प्रदूषण और मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। 19वां प्रश्न आपके एक प्रार्थना पत्र लिखना था जो स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर प्रधानाचार्य जी को विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने के संबंध में लिखना है। और स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र को विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए पत्र लिखना था। महिला उद्यमिता केंद्र के द्वारा बनाए गए अचार पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। या फिर जो विद्यालय में छात्रों के द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं की निर्मित प्रदर्शनी हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन में तो आपने इस प्रकार से विज्ञापन बना लिया होगा, सुनहरा मौका चूक न जाए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो SPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु प्रदर्शनी लगाई है। आइए मनभावन सामग्री को उचित और मूल्य पर खरीद ले जाइए, इस प्रकार से आपने लिखा होगा। और यहाँ पे दिनांक, समय और बिक्री केंद्र बता दी होगी। और ये 4 में से 4 नंबर आपके इसके पक्के हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके हिंदी का पेपर। आपके हिंदी के कितने नंबर हो रहे हैं आपकी जो कमेंट करके बताना। 80 में से आपके कितने नंबर आ जाएंगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा आपके सामाजिक विज्ञान की मैंने टेस्ट अपलोड करके टेस्ट दे देना आप ऐप के ऊपर, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। और आपके सभी MCQ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 15 MCQ आएंगे, उनकी तैयारी मैंने आपको एक ही वीडियो में करवा रखी। 15 MCQ, 7 रिक्त स्थान और 10 वन लाइनर, 32 प्रश्नों का मैटर आपको एक ही वीडियो में करवा रखा है। और कौन से पार्ट से आपका मैप आएगा उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा, वो है आप देख लेना।
आपके सारे क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे होंगे और सामाजिक में आप जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इतनी आप जो तैयारी कर सकते हैं। जो शेखावटी मिशन 100 वाली PDF है उसको आप ज़रूर पढ़ना, उसमें से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ताकि जो आप जब अपनी परीक्षा में लिख पाएंगे। उसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। 10वीं का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। गणित विज्ञान का पेपर भी आपको इसी प्रकार से सॉल्व करवाया जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।